पढ़ा करें यार ज्यादा से ज्यादा, इतनी जो काम हाँ आनी है सर, आपके। फैजान के नाम से 3 स्टूडेंट हो गए हैं। फिजान के नाम से कितने ग्रुप में, कितने हैं रिकॉर्ड में, कितने? सर लिस्ट में एक ही है फैजान, बाकी रिमूव कर दें। मैंने एक ही ज्वाइन किया हुआ है जिसमें स्पीक कर रहा हूँ, और तो कहीं नहीं ज्वाइन मेरा। अपना माइक्रोफोन ऑन रखिएगा फिजान, फिजान ठीक है अपना सर। माइक्रोफोन ऑन रखिएगा। जो दूसरा और कोई तो नहीं, इन फिजान के अलावा कोई और? फिजान आप अपना माइक्रोफोन ना बंद करना, फिर आप गलती से रिमूव हो जाओगे। जी डॉक्टर जोहा, अगर इन फिजान के अलावा कोई और है तो रिमूव कर दें। जी सर, मैं वही देख रही हूँ। देख लें क्रैश की लिस्ट में और रेगुलर की लिस्ट में। फिजान एक ही है मेरा ख्याल है, या मे भी रेगुलर में हो, आई डोंट नो। सर रेगुलर में ही है। सर एक ही स्टूडेंट है। एक मिनट, एक मिनट फिजान माइक्रोफोन ऑफ करना यार, फिर आप गलती से रिमूव हो गए तो फिर आप एंटर नहीं आ सकते। नहीं ऑन है सर। सर एक क्रैश के हैं, फैजान क्रैश के नाम से, और हाँ एक जी, एक रेगुलर के हैं। मैं रेगुलर वाले को देता जी सर, ये जरा चेक कर लें तीनों का माइक्रोफोन ऑन करके। मैं रेगुलर हूँ सर, रेगुलर है सेशन। जी बस एक मिनट। फिजान, हाँ जी, एक फिजान, दो फिजान है जी ब्रोज। एक रेगुलर क्रैश में सेशन में है, एक रेगुलर में है। वो दोनों जी माइक्रोफोन सर। ऑफ करें, ऑन करें सॉरी। तो मेरा ऑन है, मैं रेगुलर हूँ। जी जो भाई क्रैश वाले हैं ना फिजान, वो भी माइक्रोफोन ऑन करें, क्रैश वाले। फिजान क्रैश वाले जो हो, आप भी माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर, अब 2 हो गए हैं, दो हो एक गए, लिस्ट पर ठीक। गए। इतनी सख्त सादी सिक्योरिटी हो गए, कोई आ सकता है डॉक्टर साहब? नो सर। चलिए आगे लिखें जी। आज हमारा टॉपिक है जी मेनिंजाइटिस। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखते हैं जी। फिजान अब माइक्रोफोन ऑफ कर लो अपने। मेनिंजाइटिस, तो आज हमारा टॉपिक है जी मेनिंजाइटिस। बेसिकली मेनिंजाइटिस जो है, इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ योर मेनिंजेस। हमने पढ़ी थी ब्रेन के भाई मेनिंजेस होती हैं, तो जो मेनिंजेस होती हैं वो आपके क्या करती हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। अच्छा, अब जो मेनिंजाइटिस है ना, अगर तो हम इसकी काजिस की बात करते हैं, तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकती है काज। मेनिंजाइटिस जो है वो आपकी वायरल काज भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस आपकी फंगल काज भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस आपकी टीबी की वजह से भी हो सकती है, टीबी की वजह से भी हो सकती है। तो मेनिंजाइटिस जो है वो आपकी मल्टीपल काजेज है, ठीक है। लाइक इट कुड बी बैक्टीरिया, इसके अलावा वायरस, फंगस, ठीक है। एंड टीबी को हम जरा सेपरेट करके पढ़ते हैं, हालांकि टीबी एक बैक्टीरिया है, तो टीबी की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, अब जब मेनिंजाइटिस का हम जिक्र करते हैं ना, ये मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन काज है, डिपेंड करता है एज कौन सी है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो अगर हम बैक्टीरिया की लिस्ट बनाएं मेनिंजाइटिस में, वो बच्चे आपके जिनकी उम्र कह लो कि 2 महीने तक है, लेस देन 2 मंथ्स, बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसको विद इन 2 मंथ्स दुनिया में आए, अभी उससे 2 महीने हुए, इसके दौरान अगर मेनिंजाइटिस हो जाए, तो आप बैक्टीरिया लिखोगे जीबीएस। जीबीएस, जीबीएस बैक्टीरिया कौन सा है? इसे कहते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, ये बैक्टीरिया का नाम भी होगा, ये तो ग्रुप का नाम लिखा है ना। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है? ये वाला स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया, ये वाला, इसे हम जीबीएस कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस
हेगलेक्सी जो है बैक्टीरिया, इसे हम जीबीएस कहते हैं। अच्छा, जीबीएस जब वर्ड आए तो आपके जहन में ये बैक्टीरिया ना चाहिए। सम टाइम जीबीएस लिखा होता है, सम टाइम ये स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड लिखा होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस के आगे ये वर्ड आपने जरूर याद रखना। ये अगर मेनिंजाइटिस बच्चे को हुई है और बच्चे की उम्र 2 महीने से कम है तो आप जीबीएस मोस्ट कॉमन काज बताओगे मेनिंजाइटिस की, मेनिंजिस के इन्फेक्शन की। सेकंड पे ई कोलाई, ये मैं 2 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिखवा रहा हूँ। सेकंड पे ई कोलाई बैक्टीरिया। थर्ड नंबर पे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन। इसका मतलब अगर कोई बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो, मेनिंजाइटिस हो, गर्दन तोड़ बुखार हो, तो बच्चे में 3 काजेज, 2 महीने से कम उम्र के बच्चे में 3 काजेज आपके जहन में आनी चाहिए। सबसे पहले जीबीएस, सेकंड नंबर पे ई कोलाई, थर्ड नंबर पे लिस्टेरिया। इसीलिए बच्चे के काजेज पता होंगी, उस हिसाब से एंटीबायोटिक आप देते हो, क्योंकि बच्चों में एंटीबायोटिक्स डिफरेंस है, बड़ों में एंटीबायोटिक्स का डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद अगर यही बच्चे की उम्र 2 साल से लेके 2 महीने से ऊपर, जो मोस्ट कॉमन काज होगी, 2 महीने से लेके 60 साल तक, 2 महीने, बल्कि आप 2 महीने से लिखो, 2 महीने से लिखो 6 साल तक। अब इस उम्र के बच्चों में कौन सी होगी? 2 मंथ से 6 महीने तक, 2 मंथ से लेके 6 महीने तक का बच्चा, सॉरी 6 साल तक का बच्चा, 2 महीने से ऊपर हो जाए लेकिन 6 साल की उम्र तक, 6 ईयर्स। इस उम्र में अगर बच्चों को मेनिंजाइटिस होगा, जिन बच्चों की उम्र 2 महीने से ऊपर हो लेकिन 6 साल से कम हो, यहां पे जब मेनिंजाइटिस आएगा तो आप काज लिखोगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। पहली काज जरूर याद करनी सबने, पहली काज जरूर याद करनी। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाती है? निजेरिया मेनिंजाइटिस। स्पेलिंग गूगल को खुद ही ठीक करने दे। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है 6 महीने से 6 साल के बच्चे, 2 महीने से 6 साल के बच्चे तक। अच्छा, इसके अलावा और क्या काज आ सकती है? तीसरे नंबर पे एच इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये वो काजेज लिखवाई हैं जो आपकी होंगी किस एज तक? जो होंगी आपकी 2 महीने से 6 साल की उम्र तक। लेकिन पहली काज सबको बतानी चाहिए, लेस देन 2 मंथ क्या लिखोगे? जीबीएस। आफ्टर 2 मंथ, अप टू 6 ईयर्स, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उसके बाद 6 साल से लेके आगे आने वाली सारी उम्र 6 साल से आगे भी सारी उम्र, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब 6 साल से ऊपर, अब वो 6 साल से ऊपर मैं भी हूं, आप भी हैं, आपकी अम्मी अब्बू भी हैं, आपके नानी नाना दादी दादा भी हैं। 6 साल से ऊपर ऑनवर्ड जितनी जिंदगी आगे पड़ी है, मोस्ट कॉमन काज फिर यही लिखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। इसका मतलब कोई फर्क नहीं आया। सेकंड मोस्ट कॉमन काज यही लिखनी है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। इसका मतलब कोई फर्क नहीं आया। फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि मोस्ट कॉमन काज यही रहती है, बस मोस्ट कॉमन काज इसका मतलब 2 महीने से पहले चेंज है, 2 महीने से कम उम्र बच्चा है तो जीबीएस है बस। बाकी 2 महीने से आगे जितनी भी जिंदगी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया ही मोस्ट कॉमन काज है। 2 महीने के बाद सबसे मोस्ट कॉमन काज कौन सी आ रही है? जी ब्रो, स्ट्रेप न्यूमोनिया ही आ रही है, स्ट्रेप न्यूमोनी बैक्टीरिया ही आ रहा है ना, और तो कोई नहीं आ रहा। और सेकंड भी मोस्ट कॉमन वही आ रही है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। तो इसका मतलब पहले 2 महीने में फर्क होता है मेनिंजाइटिस का,
काजेज और होते हैं। 2 महीने के बाद आगे जितनी भी बच्चे की आगे जितनी भी लाइफ है वो पहली 2 कॉमन काजेज वही हैं। लेकिन अब एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना है, जब पेशेंट की एज 50 से ऊपर जाती है, जब पेशेंट जो लोग 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है 50 इयर्स प्लस, उनमें फिर लिस्टेरिया ऐड हो जाता है। इसका मतलब लिस्टेरिया 2 ग्रुप्स को पकड़ता है, या तो जो बच्चा ताजा ताजा दुनिया में है या जो जाने वाला दुनिया से 50 से ऊपर। बात समझे? लिस्टेरिया को कैसे याद रखना है? लिस्टेरिया या तो जो दुनिया में आया है उसको पकड़ता है या जो दुनिया से जाने वाला है उसको पकड़ता है। तो ये हाथ ही उनको डालता है जो ताजा सा आया है या जो अभी आने वाले दिनों में जाने वाला दुनिया से। तो पाकिस्तान में यही एज है ना 50, 55, 60। इसका बस ये जुगाड़ बता रहा हूँ ना। तो लिस्टेरिया किन लोगों को पकड़ेगा? या तो अर्ली लाइफ में विद इन 2 मंथ्स, और विद इन 2 मंथ्स में विद इन 7 डेज आफ्टर बर्थ, विद इन 7 डेज पैदा होने के बाद विद इन 7 डेज। अगर हम 2 महीनों में भी बात करें ना तो ये पकड़ता ज्यादा उन बच्चों के इन 2 महीनों में भी बच्चा पैदा होने के बाद पहले 7 दिनों के अंदर। लिस्टेरिया मैंने यही लिखा है ना, पहले 2 महीनों में ये कॉमन काज है, जीबीएस और लिस्टेरिया। लिस्टेरिया इन 2 महीनों में भी पहले 7 दिन जो होते हैं ना बच्चे की जिंदगी के, दुनिया में आने के बाद, पैदा होने के बाद, वो पहले 7 दिन बच्चों को लिस्टेरिया पकड़ लेता है, पहले 7 दिनों के अंदर ही ज्यादा। तो लिस्टेरिया आप तब लगाओगे, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो बच्चा अभी पैदा हुआ है रिसेंट या 50 प्लस एज। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि लिस्टेरिया की जो एंटीबायोटिक है ना वो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, उसी से लिस्टेरिया मरता है, बाकियों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। एक ड्रग होती है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन ड्रग। ये जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, ये लिस्टेरिया की दुश्मन है। लिस्टेरिया कहीं पे भी मारना है ना, एम्पिसिलिन देते हैं। इसीलिए जो जिस एज में लिस्टेरिया पकड़ा जाए ना, ज्यादा होता है पकड़ता है इंसान को। इसका मतलब 50 से ऊपर एज हो जाए ना और मेनिंजाइटिस हो, हम एम्पिसिलिन जरूर देते हैं। वो इसलिए कि लिस्टेरिया कॉमन है 50 से ऊपर एज में। बच्चे को मेनिंजाइटिस हो जाए पैदा होने के बाद, हम एम्पिसिलिन देते हैं इसलिए क्योंकि इस एज में भी लिस्टेरिया कॉमन है। तो लिस्टेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? इसीलिए पैदा होने वाले बच्चे में मेनिंजाइटिस हो या 50 साल के बाद मेनिंजाइटिस हो जाए, और भी एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन उन एंटीबायोटिक्स में एक कौन सी ऐड की होती है हमने जरूर? एम्पिसिलिन लिस्टेरिया को कवर करने के लिए दी जाती है, और कोई पर्पस नहीं है एम्पिसिलिन का यहाँ पे। बात समझ आ गई? आगे चलें। मेनिंजाइटिस की एज वाइज काजेस क्लियर हो गई? सर ये लिस्टेरिया मोस्ट कॉमन होगी 50 अबव एज में काज? नहीं, मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन मैंने जो लिखवाई है वही तरतीब से चलने दो, लेकिन हम ऐड जरूर करते हैं एंटीबायोटिक लिस्टेरिया के 50 प्लस एज में। जी क्लियर है? मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस अमोनी है, ठीक है सर, ठीक होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन निजेरिया मेनिंजाइटिस है। मेरे अब्बू की डेथ निजेरिया मेनिंजाइटिस से हुई थी, सेकंड जो मोस्ट कॉमन है। और याद कर लो, ये जो आपकी निजेरिया मेनिंजाइटिस है बंदा नहीं छोड़ती, खुशकिस्मती होती है जो बच जाता है निजेरिया से। अच्छा चलिए आगे लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं जी सिम्टम्स क्या हैं। ये अच्छा ये तो थे बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस करते हैं। अब वायरस कौन से होते हैं जो मेनिंजाइटिस कर सकते हैं? अच्छा, जो मेनिंजाइटिस वायरस की वजह से होगी उसे हम ज्यादातर कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो वायरस की वजह से होगी, जो वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस होती है उसे हम कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अच्छा, अब पहले मैं आपको काजी बता रहा हूं, एक गल ज़हन में रखो, मेनिंजाइटिस को ट्रीट आपने जब तक आपको अंडरलाइन काजेज नहीं पता, आप ट्रीट उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते। इसलिए आपको मेनिंजाइटिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। डिले हो गया, बंदा गया। मेरे अब्बू का सिर्फ 2 दिन डिले हुआ था डायग्नोस, 2 दिन।
और उनकी डेथ हो गई, फिर 2 दिन मेनिंजाइटिस का हर गुजरते 1-1 घंटे के साथ पेशेंट का डेथ रेट बढ़ता है। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वो होती है जो आपकी वायरल काज हो। कौन सा काज है? मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा होता है जो मेनिंजाइटिस करता है? हम क्या एक वर्ड लिखते हैं, इंटेरोवायरस, इंटेरोवायरस, इंटेरोवायरसेस। अच्छा, इस इंटेरोवायरसेस में आगे 2 वायरस आते हैं। इंटेरोवायरस का ग्रुप है, इस ग्रुप में आगे 2 वायरस आते हैं, इस ग्रुप के अंदर 2 वायरस आते हैं, एकोवायरस एंड एकोवायरस। तो अगर आपसे को पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, तो आप कहोगे इंटेरोवायरसेस, ये फैमिली है। बैक्टीरिया पूछे, अंदर वायरस का नाम पूछे, तो फिर आप कहोगे नाम है जी एकोवायरस, या दूसरा नाम है इंटेरोवायरस के अंदर ही जो दूसरा वायरस आता है कॉक्सैकी वायरस, कॉक्सैकी वायरस। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे आपको कोई वायरल मेनिंजाइटिस हो, तो वायरल मेनिंजाइटिस मुझे और आपको जो मोस्ट कॉमनली होगा वो एकोवायरस करेगा। अगर एको का ऑप्शन नहीं है तो कॉक्सैकी वायरस। ये दोनों एको और कॉक्सैकी वायरस, ये दोनों वायरसेस इंटेरोवायरसेस फैमिली के हैं। अच्छा, ये तो हो गए थे इंटेरोवायरस। ये इंटेरोवायरस साइड पे कर दो, ये इंटेरो के अंदर ही दोनों थे ना, एको एंड कॉक्सैकी। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2, एक हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 होता है, ये मेनिंजाइटिस काज करता है। 1 नहीं, 2 जो होता है ये मेनिंजाइटिस काज करता है। इसका मतलब क्या है कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जब आपको होता है इन्फेक्शन हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 का, तो आपको गर्दन तोड़ बुखार मेनिंजाइटिस हो जाता है। समझ आ रही है कि मैं खप रहा हूँ जी ब्रोस? यस सर। Yes, sir. और ये सर ये आपने एज वाइज इस तरह मोस्ट कॉमन काजेज ये वायरसेस में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है फंगल, फंगल मेनिंजाइटिस याद कर लो, उन्हीं को पकड़ता है ज्यादा जिनको इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। फंगल मेनिंजाइटिस ज्यादा किन लोगों को होगा? जिनकी इम्यूनिटी कम है, स्पेशली HIV के पेशेंट, जो एड्स के मरीज होते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस ज्यादातर HIV एड्स के पेशेंट को होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो है वो आपका मेनिंजाइटिस, कौन सी फंगस? स्पेशली एड्स के पेशेंट में अगर मेनिंजाइटिस होती है तो आपके जहन में जो काज आनी चाहिए मेनिंजाइटिस की, वो सबसे मोस्ट कॉमन काज एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस की, दैट इज क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मम। गूगल को सही करने देना यार, तो गूगल भी कहता मैं नहीं करना। ओहो, मुझे लिखने पड़ना सर। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मम। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया, सॉरी ये जो फंगस है, तो अगर आपको फंगल मेनिंजाइटिस होता है, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि फंगल मेनिंजाइटिस है, आपको जो मोस्ट कॉमन काज होगी वो स्पेशली HIV पेशेंट में होगी। और कौन सी फंगस? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मम। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? और कौन सी फंगस हैं जो HIV के पेशेंट में मेनिंजाइटिस काज कर सकती हैं? बस बल्कि एक ही रखो याद। अच्छा HIV के एड्स के पेशेंट में अगर मेनिंजाइटिस होती है, एक तो आप सोचते हो क्रिप्टोकोकस काज। अच्छा, लाजमी नहीं एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस
इसी वजह से हो। एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस अगर हुई है तो मे बी वो वायरस हो, साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस अगर पूछा जाए एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस तो आप लिखोगे क्रिप्टोकोकस फंगस में। अगर वायरस में पूछा जाए कि एड्स के पेशेंट में वायरल मेनिंजाइटिस कौन सी है, फिर आप लिखोगे साइटोमेगालोवायरस। फिर आप जब एड्स के साथ मेनिंजाइटिस पूछी जाए वायरस, आप लिखोगे साइटोमेगालोवायरस। अच्छा, उसके बाद जब आप पेशेंट को पूछोगे, पेशेंट को एड्स के पेशेंट में और कौन सा वायरस कर सकता है, आपका चिकन पॉक्स वाला वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये भी एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी वायरल मेनिंजाइटिस और या फंगल मेनिंजाइटिस HIV के पेशेंट्स में। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपके ब्लड में एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियमिया है, तो जिन लोगों के ब्लड में बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियमिया, ठीक है, तो बैक्टीरियमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। अगर बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट हो, बैक्टीरियमिया हो और उसके बाद मेनिंजाइटिस हो, अगर बैक्टीरियमिया के साथ मेनिंजाइटिस एसोसिएटेड हो तो फिर आप लिखोगे एस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन काज। इसका मतलब अगर आपको मेनिंजाइटिस बैक्टीरियमिया की वजह से हुआ है तो मोस्ट कॉमन काज फिर आप लिखोगे एस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इस तरह आपने मेनिंजाइटिस को कैटेगराइज करना है, पहले एज वाइज, फिर आपको रिस्क फैक्टर वाइज भी पता होनी चाहिए। यहां तक क्लियर आते मेरा जोया सामा जी ब्रोस? यस यस सर। सर। अगर अब आपको सिंपल एक कोई बंदा पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस, आप कहोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बस, क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है जी। आगे चलें जी, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, आप कहोगे इंटेरोकोकस, सॉरी इंटेरोवायरसेस। अगर वो पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ फंगल स्पेशली इन HIV पेशेंट, आप लिखोगे क्रिप्टोकोकस, ठीक है। अब आगे मेरी बात सुनो, मेनिंजाइटिस वाला टॉपिक ना थोड़ा समझने वाला है। अब मेनिंजाइटिस के जो टिपिकल, और एक मेनिंजाइटिस होती है जी TB की वजह से भी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। TB की वजह से मेनिंजाइटिस ज्यादा उन्हीं को होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। TB की वजह से मेनिंजाइटिस हेल्दी लोगों को कम होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी ज्यादातर उन्हीं को होती है जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिस तरह खाते पीते नहीं है, नशेई, चरसी, भंगी, ठीक है, ड्रग अब्यूजर्स, कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई कैंसर, कोई एड्स है, कोई ऑर्गन ट्रांस, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो, तो TB की वजह से मेनिंजाइटिस ज्यादातर इन्हीं को पकड़ते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अब ना आपको मैं हर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है ना उनके सिम्टम्स दिखाने लगा हूं कि ये जो सिम्टम्स होंगे ना ये इनके अंदर होंगे ज्यादा। हम इजी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको TB की वजह से मेनिंजाइटिस हुई है, अगर आपको, अच्छा पहले एक मिनट बात सुन, पहले तो जनरल सिम्टम्स लिखें, जनरल सिम्टम्स लिखें मेनिंजाइटिस के। ओवरऑल मेनिंजाइटिस जिस भी वजह से हो, जनरल सिम्टम्स क्या होंगे कि वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल है, TB है, जो भी है, हर मेनिंजाइटिस में आपको फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 सिम्टम्स लिखें, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक। नंबर 3, नेक स्टिफनेस, गर्दन में अकड़ाव, गर्दन नहीं, इनकी गर्दन में अकड़ाव होता है मेनिंजाइटिस में। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद क्या है जी कि ये जो सिम्टम्स है, इसके अलावा वॉमिटिंग, ये आपके कॉमन सिम्टम्स है। अच्छा, मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट जो होगा ना, वो वॉमिटिंग इसलिए करता है क्योंकि जब मेनिंजाइटिस होता है तो ब्रेन के अंदर, खोपड़ी में प्रेशर बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी जो प्रेशर है वो आपका क्या होता है, वो रेज होता है। आईसीपी प्रेशर आपका रेज हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि जो वॉमिटिंग आ रही होती है ना मेनिंजाइटिस के पेशेंट को, वो बेसिकली आईसीपी रेज होता है, ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग आ रही होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसी भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, वो कोई भी मेनिंजाइटिस है, तो ज्यादातर क्या होगा, हमें दो साइन मिलते हैं, ब्रुजिन्स्की साइन एक और कर्निक साइन। अच्छा, अब ये जो ब्रुजिन्स्की साइन है, बेसिकली ये आप लोगों ने, अभी मैं आपको ऑनलाइन बता तो नहीं सकता, मेन चीज लिखवा देता हूं, लेकिन ब्रुजिन्स्की साइन क्या है कि आपका पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, आपने उसकी नेक को फ्लेक्स करना है, मतलब उसके सर को लगाना है, थोड़ी को लगाना है चेस्ट के साथ, उसकी लेग्स में फ्लेक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड ब्रुजिन्स्की साइन। मतलब आपने किधर से हेड को मूव किया, इधर से लेग्स की फ्लेक्शन हुई। बाकी बिल्कुल आपने करने का तरीका इसको यूट्यूब से देख लेना, हाउ टू परफॉर्म ब्रुजिन्स्की साइन, तो ये आपको मिल जाएगा। एक तो आपको ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव मिलता है, तो ब्रुजिन्स्की साइन को अगर आपने वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो कि आपके नेक पे जब गर्दन को हम फ्लेक्स करते हैं, जब गर्दन को हम क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो आपकी क्या होती है, आपको मेरी वीडियो आ रही है आप सब लोगों को? नो सर। नो सर, वीडियो नहीं आ रही है? एक मिनट, मोबाइल सर वीडियो आ रही है लेकिन अटकी हुई है। जी जी, मेनिंजाइटिस अब सही है सर। अब आ गई, ये देखें। ये आप डेफिनेशन लिख लो। ब्रुजिन्स्की साइन क्या है, आपने पेशेंट की नेक को फ्लेक्शन की, नेक फ्लेक्स की, उसकी वजह से उसकी नेक की फ्लेक्शन करोगे, लिखो पहले, आप नेक की फ्लेक्शन करोगे, उससे उसकी लेग्स की फ्लेक्शन होगी। आपने गर्दन पे फ्लेक्शन करनी है, उससे नेक की फ्लेक्शन होगी। मैं अब आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, आपने गर्दन की क्या की, पैसिवली आपने हाथ से गर्दन की क्या की, नेक पे क्या की, फ्लेक्शन की, और किसकी फ्लेक्शन होगी, टांगे इकट्ठी होगी, लेग्स की फ्लेक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड ब्रुजिन्स्की साइन। तो ब्रुजिन्स्की साइन क्या है, ये पहले पेशेंट की टांगे सीधी थी, ये टांगे सीधी थी, इस बच्चे की टांगे सीधी थी, लेकिन जैसे ही हमने गर्दन फ्लेक्स की, ये बच्चे की टांगे फ्लेक्स हो गई। दिस इज कॉल्ड जी ब्रुजिन्स्की साइन। तो डॉक्टर जो आपके पेशेंट को ये साइन था आज? यस सर। यस। उसके बाद दूसरा साइन होता है कर्निक साइन, ये भी था कर्निक साइन। ये कर्निक साइन जो होता नो है ना, सर। अच्छा एक चीज याद रखें, ये साइन हर किसी में नहीं मिलते, कह लो 1/3 पेशेंट में, हर मरीज में नहीं मेनिंजाइटिस में ये साइन मिलते, इसलिए इन साइंस पर रिलाई नहीं करना कि ये साइंस नहीं आए तो मेनिंजाइटिस नहीं है। बहुत सारे लोगों में साइन नेगेटिव होते हैं। कर्निक साइन क्या है, कर्निक साइन बेसिकली आपका पेशेंट को, पहले इंग्लिश में लिख लो, मैं पहले वर्ड्स में लिख लो।
आसान से वर्ड सिखा दो। ये वर्ड लिखें, कर्निक साइन इज प्रेजेंट इफ देयर इज पेन ऑन पैसिव नी एक्सटेंशन। ये लाइन लिखो, कर्निक साइन इज प्रेजेंट इफ देयर इज पेन ऑन पैसिव नी एक्सटेंशन। ये लिख लिया, पैसिव नी Yes, sir. एक्सटेंशन पे पेन। यस सर। बाकी इन मेथड्स को ना आप बहुत अच्छा YouTube पे देखो, वहां पे परफॉर्म करने भी आपको आ जाएंगे ऑनलाइन क्लास में। ये देखो, ये पेशेंट की पहले, अब मैं वही इसके स्टेप्स आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। ये देखो, ये डॉक्टर पाँव को अपनी तरफ कर रहा है, तो ये नी पे क्या हो रही है? जब डॉक्टर पाँव को अपनी तरफ करेगा, नी पे क्या हो रही है? एक्सटेंशन। तो जब नी पे एक्सटेंशन होगी तो पेशेंट को क्या होगी? पेन होगी। ठीक है, तो पेशेंट को जो है वो पेन होगी। जब नी पे एक्सटेंशन करेंगे तो पेशेंट को जो है वो पेन होगी बैक पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कर्निक साइन। तो कर्निक साइन एंड ब्रुजिंस्की साइन, ये आपके दो साइन हैं जो मिलते हैं किस पेशेंट में? मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में। बट जरूरी नहीं है ये साइंस प्रेजेंट हो, बहुत सारे लोगों में नहीं भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये पेन कहाँ पे होती है? ये आपकी बैक पे स्ट्रेच होती है ना आपकी लेग, तो आपको फिर पेन होती है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद मैं कुछ क्या बताने लगा था? हाँ, लिखे आगे। जब आपके पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो, ये तो थे जनरल सिम्टम्स जो मेनिंजाइटिस के आपको हर किसी में मिलेंगे। हेडेक, वॉमिटिंग, नाउजिया, नेक स्टिफनेस, कर्निक साइन पॉजिटिव, ब्रुजिंस्की साइन पॉजिटिव, ये आपको मिल जाएंगे। और जरूरी नहीं है सब लोगों में सब साइन हो। इन साइंस की बेस पे आप कह सकते हो ये मेनिंजाइटिस है, इन फाइंडिंग्स की बेस पे। लेकिन अब कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आपको मैं लिखवाने लगा हूं, अगर वो होंगी तो आप ज्यादा सोचोगे कि यार ये यही काज है। अगर पेशेंट को, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को लेग्स पेन हो, वैसे ही ये कर्निक साइन वाली लेग पेन नहीं, वैसे ही फॉर एग्जांपल एक आपके पास जिसका कदीर है, कदीर का मुझे फोन आया कि सर कल से ना पिछले 12 घंटों से मुझे बहुत ज्यादा टांगों में दर्द है। क्या लिखवाया मैंने? मेरी टांगों में पिछले 12 घंटे से बहुत टांगों में दर्द है। अक्सर जिस तरह हम लोग ज्यादा चल लें, वॉक कर लें, तो टांगों में, पिनियों में दर्द होती है ना जिब्रोज। तो कदीर अगर क्या कहे, लिखो सारे, कदीर पे ना फोकस करो। लिख लिया? यस सर। सिवियर लेग पेन, आप सोचोगे यार ये तो वैसे भी हो सकती है। लेग पेन, सिवियर लेग पेन, मायल्जिया, मसल पेन बहुत ज्यादा। अच्छा, रैशेस, बॉडी पे रैशेस बनते हैं, कौन से? पेटिकियर रैशेस, बॉडी पे पेटिकियर रैशेस, इस तरह के छोटे छोटे निशान। तो क्या आप मेनिंजाइटिस सोचते हो? नहीं। आप कहते हैं यार मे भी कोई वायरस है, कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पट्टों में दर्द हो रही है। तो अगर एक पेशेंट आपको कहता है फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये जो लिखवा रहा हूँ ये सिम्टम लिखो अलग अलग उन सिम्टम्स से साइड पे। फ्लू लाइक सिम्टम, बॉडी पे पेटिकियर रैशेस, ये रेड कलर से स्पॉट्स, और साथ में स्फीयर लेग पेन, ठीक है, बाइलेटरल, दोनों टांगों में दर्द, बंदा इग्नोर कर देता है। कर दोगे ना इग्नोर कि यार ये रैशेस हैं, टांगों में दर्द है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कर दोगे ना? यस सर। हाँ, इग्नोर कर दोगे क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो कि आपको मेनिंजाइटिस है। अगले 12 घंटे जब गुजरेंगे, कदीर बेहोश हो गया। विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स कदीर अनकॉन्शियस, कदीर का बीपी 80-40 हो गया,
कदीर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप, कदीर आपका हाइपो शॉक में चला गया। 12 घंटे पहले टांगों में दर्द था और जिस्म पर रैशेस थे। अगले 12 घंटों में कदीर शॉक में, और कदीर खुद भी शॉक्ड है कि हुआ क्या है। ये आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस इतने टाइम देता है बस आपको। निजेरिया मेनिंजाइटिस कितना टाइम देता है आपको? सिर्फ 24 घंटे आपको शॉक में रह जाता है। तो अगर निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो पहले 12 घंटे टिपिकल सिम्टम आते हैं, फ्लू, मायल्जिया, स्पेशली टांगों की दर्द, बहुत सवेर टांगों में दर्द होती है और जिस्म पे रैशेस बनते हैं, बंदा इग्नोर कर देता है। अगले 12 घंटे जाए पेशेंट शॉक में चला जाता है। पेशेंट आपका शॉक में, बीपी कोलैप्स। तो वो शॉक क्यों हुआ? निजेरिया मेनिंजाइटिस का पेशेंट शॉक में क्यों गया? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, निजेरिया मेनिंजाइटिस में एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या आ जाता है? जैसे हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर पड़ा होता है। जो सब नए लोग हैं जो सुन रहे हैं वो सुन ले, हमारे गुर्दों के ऊपर ग्लैंड पड़ा होता है, एड्रीनल ग्लैंड। इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इस ग्लैंड का भी रोल है। तो जब निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, इस ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ग्लैंड के अंदर हेमरेज हो जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हेमरेज हो जाता है, इसलिए कदीर अगले 12 घंटे में कोलैप्स हो गया है, शॉक में चला गया ड्यू टू एड्रीनल ग्लैंड हेमरेज। अच्छा, सर एड्रीनल ग्लैंड हेमरेज को सर Yes. इसको वो कहते हैं ना वाटर हाउस ट्रेजिक अटैक्सिया। यस, वेरी गुड। देखो कितना कदीर का बीमारी के बारे में पता है। तो वाटर हाउस इसे क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हेमरेज को क्या कहते हैं? वाटर हाउस ट्राइडिशन सिंड्रोम। इसका मतलब अगर आपके पास एक पेशेंट आया, उसको नाउजिया, वॉमिटिंग आने की तो नौबत ही नहीं आती ना, निजेरिया मेनिंजाइटिस तो ऐसे फैलता है, ऐसे सिम्टम बंदे को मारता है, उससे तो मौका भी नहीं देता। तो क्या टिपिकल सिम्टम आ गए तो ठीक है, नाउजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, नेक स्टिफनेस, लेकिन जरूरी नहीं होता निजेरिया मेनिंजाइटिस में ये सिम्टम आए। वो क्या करता है निजेरिया? सिर्फ टांगों में दर्द, फ्लू लाइक सिम्टम्स, हल्की फुल्की खांसी, और बाकी अगले 12 घंटे में पेशेंट शॉक में ड्यू टू एड्रीनल ग्लैंड हेमरेज। दिस इज कॉल्ड फ्राइड्रिसन हेमरेज इन एड्रीनल ग्लैंड is called Waterhouse Friderichsen syndrome. This is a typical presentation of कादी। कौन सी मेनिंजाइटिस की, कौन सी काज की? निजेरिया मेनिंजाइटिस। निजेरिया मेनिंजाइटिस की। 2 मिनट आराम से लें। समझ आ रही है ब्रो सब लोगों को? सर निजेरिया मेनिंजाइटिस एड्रेनल ग्लैंड में हेमरेज कॉज करती है, राइट? ओके, उसको कहते हैं वाटर हाउस फ्राइडिशन। ओके सर। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी जिंदगी आपके काम आनी है। USMLE, PLAB, NRE, NLE, any kind of exam. सर वो बाद में बच गया था। कौन कदीर? कदीर को ही सर जी आपने मेनिंजाइटिस का कर दिया था अभी। कदीर तो बच गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बचे थे, उनको भी यही हुआ था। अल्लाह उनकी मकसद सुनाइए। Within 12 hours अब्बा जी की डेथ हुई थी। आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें। तो अच्छा, और क्या करता है निजेरिया मेनिंजाइटिस? निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया पेशेंट को शॉक में ले जाता है, डीआईसी में चला जाता है। डीआईसी बेसिकली क्या आता है? आपकी पूरे जिस्म में खून की नालियों में खून के लोथड़े बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन
जो नए लोग हैं, इसमें क्या आसान अल्फाज में आपके जिस्म के सारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है, खून के लोथड़े बन जाते हैं, थ्रोम्बस बन जाते हैं, बीआईसी हो जाता है। तो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बीआईसी कर देता है, इसलिए नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस पेशेंट को मार देता है, थोड़ा सा भी डिले हो, इवन टाइमली डायग्नोज हो भी जाए फिर भी बहुत कम पेशेंट हैं जो सर्वाइव करते हैं नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के। जी ब्रोस, क्लियर, आगे चले। ये टिपिकल सिम्टम किसके हैं? नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस के। सब लोगों को क्लियर, आगे चलो। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद बाकियों के ना सिम्टम्स की बेस पे ऐसा फिक नहीं होते, लेकिन नेज़ेरिया थोड़ा सा हिंट दे जाता है। अच्छा, अब एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा, फिर आगे मुझे याद भूल जाना है, यहीं पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, कदीर को नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अब कदीर की सिस्टर, कदीर की अम्मी, कदीर के अब्बू क्या हॉस्पिटल में ही होंगे ना कदीर के पास, कि नहीं होंगे? घर में, हॉस्पिटल में कदीर के आसपास कौन है? कदीर के घर वाले। यस और नो? यस। अब नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया कदीर छींक मारता है तो भी बाहर फेंकता है, कदीर खांसी करेगा तो भी बाहर जाएगा। मतलब ये ड्रॉपलेट्स में, जब कदीर खांसी करेगा, कदीर को मेनिंजाइटिस हुआ पड़ा है, कदीर खांसी करेगा तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब छिक छुक मारूगा कदीर तो छिटे छुटे बाहर निकलेंगे, उसमें कदीर का बैक्टीरिया भी आएगा। तो क्या कदीर के आसपास जो लोग बैठे हैं, जो रिश्तेदार तीमारदारी करने आ रहे हैं, जो रिश्तेदार कदीर के पास आके बैठे हैं, जो घर वाले कदीर का ख्याल रख रहे हैं इतने दिनों से, कदीर या पिछले 12 घंटे से कदीर मेनिंजाइटिस के साथ लड़ रहा है, तो क्या कदीर के घर वालों को नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का रिस्क है कि नहीं है? Yes, sir. है। इसीलिए कदीर के घर वालों को मेनिंजाइटिस हो ना जाए, इसलिए जितने भी हाउस होल्ड या दोस्त यार जो पता करने गए हैं, जो वहां पे बैठे हैं, ठीक है, कुछ घंटे वो कदीर के पास बैठे हैं, कदीर को हौसला दिया है, कदीर के घर वाले, ये सब लोग क्या खाएंगे? बाहर आके क्या खाएंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। क्यों? इनको भी मेनिंजाइटिस का रिस्क है। तो प्रोफाइलैक्टिकली जो भी नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के आसपास वाले लोग होंगे वो क्या खाएंगे? जी ब्रोस, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस से बचने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब जब मेरे अब्बा जी को हुआ था, जो जो रिश्तेदार आते थे सबको सिप्रो खिलाई थी, जो आसपास बैठे हुए थे। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, अच्छा बच्चों में सिप्रो देते नहीं है, बच्चों में सिप्रो, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हड्डियों कार्टिलेज को डैमेज करती है, बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ हो रही होती है। बच्चों में सिप्रो इसलिए नहीं देते कि कार्टिलेज, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे ने अभी कद बढ़ाना होता है, बच्चे की कार्टिलेज डैमेज ना हो जाए, कार्टिलेज अफेक्ट ना हो, इसलिए बच्चों में सिप्रो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस से बचने के लिए प्रोफिलैक्टिकली नहीं देंगे। बच्चों में क्या देंगे? रिफेम्पिन, ये टीबी वाली दवाई जो अक्सर हम पढ़ते हैं। बच्चों में कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? रिफेम्पिन। अच्छा, एक ही डोज देनी है, एक ही डोज सिप्रो हो या रिफेम्पिन हो, डोज एक ही देनी है, रिफेम्पिन। तो अगर बच्चा, अगर फॉर एग्जाम्पल कदीर का कोई भतीजा भांजा है आसपास, वो क्या खाएगा? बाकी घर वाले सिप्रो, कदीर का भतीजा भांजा क्या खाएगा? रिफेम्पिन। यार हूं करो। Yes, sir. सर एंड पे रिफेम्पिन कदीर या, ठीक भी हो जाता है ना? हाँ जी क्या कह रहे? मैं कह रही हूँ एंड पे कदीर ठीक भी हो जाता है ना, ये भी बोलिए। देखिए बहन है ना, बहन को कितना दुख हो रहा है, हम पेशेंट चेंज कर लेते हैं जी, हम पेशेंट कर लेते हैं जी। जी डॉक्टर आयशा, पेशेंट चेंज कर ले। आप सबको बना दो सर जी कदीर ठीक। चले जी, अब सर पेशेंट फहद को बना दें। चले जी, फाहद है जी, फाहद पेशेंट है जी। अब क्या होगा? अब क्योंकि फाहद के आसपास नहीं, कदीर ही ठीक है, अब वो जुबान पे चढ़ गया। चले
अच्छा अब क्या होगा जी? में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ अच्छा अब देखिए जी, अब कदीर के घर में कोई एक ऐसी औरत भी है जो प्रेग्नेंट है, वो भी कदीर का पता करने गई होगी। तो प्रेग्नेंट फीमेल को ना सिप्रो दे सकते हैं ना रिफेम्बिन। अगर प्रेग्नेंट फीमेल कदीर का पता करने गई है, कदीर के पास बैठी है, तो वो निजेरिया मेनिंजाइटिस के प्रोफिलैक्टिकली किस चीज का इंजेक्शन लगवाए? एंटीबायोटिक। कौन सा? सेफ्ट्राइजोन। ये पेपरों के टिपिकल क्वेश्चंस हैं डॉक्टर जोया। कल आपने वार्ड में जाके सर ये ऑक्सीडल आप ये बोलना है, ये देंगे, ये देंगे, बल्ले बल्ले हो जानी है। सर ठीक वो है। पेशेंट मर गया। ऑक्सीजन तो ब्रांड नेम है ना। अच्छा वो फोर्थ हो गया Yes, sir. मेनिंजाइटिस वाला। जी सर उनकी डेथ हो गई। चले कोई नहीं, दोबारा आ जाएगा। अल्लाह की मग़फ़िरत में। तो नेक्स्ट लिखिए जी। इसलिए अगर तो आपको निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस है, आपके हाउस होल्ड वाले जो लोग हैं, आपके नियर कॉन्टेक्ट वाले जो लोग हैं, वो या तो सिप्रो खाएंगे अगर डर्स हैं, अगर बच्चा है तो वो रिफेम्पिन खाएगा, अगर वो प्रेगनेंसी है तो वो सेफ्ट्राइजोन का इंजेक्शन लगवाएगी। एक एक डोज लगवानी है या एक एक डोज ही खानी है। क्लियर? निजेरिया मेनिंजाइटिस की जान छाड़ दें, आगे चले। Yes, sir. अच्छा उसके बाद क्या है जी? अगर टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होती है, तो अब टीबी की वजह से जो मेनिंजाइटिस होती है ना, एक गल याद कर लो, टीबी मोस्ट कॉमनली कहां पे होती है? फेफड़ों में। उस पेशेंट में साथ फेफड़ों के सिम्टम भी होंगे। इससे आपको क्लू, आपको यार एक तरफ मेनिंजाइटिस है, एक तरफ पेशेंट को फेफड़ों के सिम्टम भी हैं, लिंक बन रहा है ना। टीबी क्योंकि फेफड़ों से ही गुजर के मोस्टली ब्रेन तक जाती है। पहले फेफड़ों की होती है, बाद में ब्रेन तक जाती है। कॉमन केस यही होता है कि पहले फेफड़ों की टीबी होती है, वहां से निकल के टीबी का बैक्टीरिया ब्रेन तक जाता है, मेनिंजाइटिस तक जाता है। इसका मतलब जब टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होगा, आपके पास क्या क्लू है कि यार कि ये वाकई टीबी है, वाकई इसका ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। एक तो पेशेंट को पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को क्रोनिक कफ, लंबे अरसे से खांसी, बलगम, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, जो टिपिकल एक टीबी की अलामतें होती हैं, वो भी उसके घर वाले बताएंगे डॉक्टर साहब साडा मरीज है ना, पिछले 3 महीने से खांसी कर रहा है, बलगम में ब्लड आता है, इसका वजन कम हो रहा है, इसको रात को पसीना बहुत आता है। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी कि यार पेशेंट मेनिंजाइटिस के साथ बेशक हमारे पास आया है, पिछले 3 महीने इसको बुखार क्यों था, पिछले 3 महीने इसको खांसी क्यों थी, पिछले 3 महीने इसको बलगम क्यों आ रही थी, पिछले 3 महीने इसको हिमोप्टिसिस, बलगम में ब्लड, हिमोप्टिसिस, पिछले 3 महीने इसको हिमोप्टिसिस क्यों था। लाजमी नहीं है लेकिन हो सकता है, टीबी में बलगम, खांसी में ब्लड आ सकता है। तो पिछले 3 महीने से या पिछले 2 महीने से या 6 महीने से पेशेंट का वेट लॉस हुआ है, पेशेंट को नाइट स्वेट्स होते हैं, पेशेंट को फटीग है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है, पेशेंट को खांसी है, स्पूटम है, ठीक है, और साथ में हिमोप्टिसिस है। ये चीजें आपको बता रही है ना कि आपके मरीज को टीबी की मेनिंजाइटिस से पहले क्या चल रहा था फेफड़ों में। जी ब्रोस। टीबी हेल्प हो गई ना, मिल गई ना हेल्प आपको। जी ब्रोस। अच्छा उसके बाद यस सर। और क्या होंगे? टीबी का बैक्टीरिया ना ये 12, 14, 24 घंटे वाला काम नहीं करता। इट विल टेक डेज टू वीक्स। इसमें सडन मेनिंजाइटिस नहीं होगा। कोई 15-20 महीने की, 1.5 महीने, 2 महीने की इस तरह हिस्ट्री होगी। इसमें ना एक्यूट हिस्ट्री नहीं होती कि ये नहीं हुआ आज बैक्टीरिया गया है तो कल मरीज आपको मेनिंजाइटिस के साथ आ जाएगा, नहीं। इट विल टेक वीक्स। इट्स नॉट अ सडन, नॉट अ रैपिड ऑनसेट, स्लो ऑनसेट होता है। आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे ना, तो डॉक्टर साहब सर दर्द ना पिछले महीने से है, मुझे गर्दन में कड़ाव पिछले 1.5 महीने से है, पिछले 2 हफ्ते से है। क्या बाकी मेनिंजाइटिस इतना टाइम देते हैं? महीने का 2-2 हफ्ते का टाइम देते हैं? नो सर। नहीं। No, sir. तो क्रोनिक हिस्ट्री होगी, सब एक्यूट हिस्ट्री होगी। दूसरी चीज जो टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होती है ना, ये जो लाइन लिखवाने लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस जो है उसमें क्रेनियल नर्व्स पाल्सी साथ हो, क्रेनियल नर्व्स पैरालाइज हो जाते हैं। अगर आपको एक मेनिंजाइटिस का शक है और साथ में कोई क्रेनियल नर्व, कोई भी तीसरी चौथी पंजवीं छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं कोई भी क्रेनियल नर्व या मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स अगर आपके साथ इन्वॉल्व है तो मेनिंजाइटिस प्लस क्रेनियल नर्व पाल्सी, कोई फॉर एग्जांपल 12वीं नर्व पाल्सी है या 5वीं नर्व पैरालाइज हो गया या 7वीं हो गई है, तो मेनिंजाइटिस का सिम्टम विद क्रेनियल नर्व पाल्सी, क्या सोचोगे जी ब्रोस? टीबी। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अगली बात, बाकी किसी मेनिंजाइटिस में ना ब्रेन हेमरेज नहीं होता। जब टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होता है ना तो पेशेंट को वो होगा, स्ट्रोक होगा, एस्केमिक स्ट्रोक, ब्रेन को ब्लड वेसल का ब्लड नहीं जाएगा, हेमरेज नहीं, एस्कीमिया होगा ब्रेन का। इसका मतलब अगर एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस है और उसके ब्रेन की कोई वेसल से ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, उससे क्या हो गया जी? इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? कोई खून की नाली बंद हो गई है, उस ब्रेन को, उस पार्ट को ब्लड नहीं जा रहा। तो जब आपके पेशेंट को फालिज का अटैक भी हो साथ, मतलब एक जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया या बाजू पैरालाइज हो गया या टांग पैरालाइज हो गया, जब आपके पेशेंट को एक टिपिकल बॉडी का एरिया काम नहीं कर रहा, आप जब ये सिनेरियो सोचो कि यार खांसी के सिम्टम भी है, पेशेंट को 7वीं नर्व फॉर एग्जाम्पल 7th नर्व पाल्सी भी है, पेशेंट को का राइट बाजू भी काम नहीं कर रहा, मेनिंजाइटिस के भी सिम्टम्स है, ये सब कुछ कौन कर रहा है जी ब्रो? कौन कर रहा है सब? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। बाकी मेनिंजाइटिस में आपको क्रेनियल पाल्सी लेस लाइकली, बाकी मेनिंजाइटिस में आपको ब्रेन फालिज का अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक लेस लाइकली, ठीक है। बाकी क्रेनियल आपकी मेनिंजाइटिस में पल्मोनरी सिम्टम्स, फेफड़ों के सिम्टम्स तो नहीं आते हैं इतने ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये अलामतें हो तब आप मेनिंजाइटिस की काज किधर लेके चले जाओगे? क्या सोचोगे? दिस मेनिंजाइटिस इज ड्यू टू ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया। आई होप सबको ये दो इंपॉर्टेंट अंदर से बहुत टॉपिक्स होते हैं जो आपने याद करने। आगे चलिए। यस अच्छा, उसके बाद ये तो थे आपके मेनिंजाइटिस के। अच्छा, अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपके पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, जाहिर है ब्रेन का प्रेशर ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी बेसिकली क्या होती है? ये प्यूपिल के अंदर से ना, आंखों के प्यूपिल के अंदर से प्यूपिल को डायलेट करके ना मेडिसिन डालते हैं, प्यूपिल को डायलेट करते हैं और पीछे रेटिना देखते हैं। प्यूपिल को डायलेट करके क्या देखते हैं पीछे जी ब्रो? आंखों का रेटिना। दिस इज कॉल्ड फंडोस्कोपी। ये देखें, ये नॉर्मल फंडोस्कोपी इस तरह की होती है। लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये फंडोस्कोपी, ये रेटिना है, ये आपका पूरा प्यूपिल डायलेट करके फंडोस्कोप से कैमरे से देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके, ये आपका पूरा फंडोस्कोपी का इमेज है। आपने नोट क्या करना है? ये जो ब्राइट एरिया है, इसके बॉर्डर्स देख रहे हो? ये गोल एरिया के बॉर्डर्स देख रहे हो कितने ब्राइट है? ये ऑप्टिक डिस्क है सारी। ये ब्राइट एरिया सारा क्या है जी ब्रोस? ऑप्टिक डिस्क। ये साइड वाला एरिया क्या है ब्राइट डिस्क का? ये ऑप्टिक डिस्क है ना। अच्छा, अब आप फोकस करो जो उसने बताया है आपको, ऑप्टिक डिस्क। आपको ये सर्कल बड़ा अच्छा एक स्पेसिफिक नजर आ रहा है कि इतना सर्कल है ये, इसके मार्जिन आपको क्लियर है, इसके बॉर्डर्स आपको क्लियर है? यस सर। आपको पता चल रहा है ना ये वाला बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर जी ब्रोस, ऐसे है ना? यस सर। अच्छा, ऑप्टिक डिस्क आपने देखी, लुक हाउ ब्यूटीफुल। ये देखो, ये पूरा गोल सर्कल नजर आ रहा है, प्रॉपर बॉर्डर क्लियर है ऑप्टिक डिस्क के। यस अच्छा, सर। अब देखना, जब ब्रेन का प्रेशर ज्यादा होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो टीबी की वजह से हो, वो ब्रेन हेमरेज हो, वो ब्रेन ट्यूमर हो, वट एवर द कॉज, जब भी आपके कोई भी ऐसी वजह जो आईसीपी हाई करे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई करे, हम फंडोस्कोपी करते हैं।
इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई में, तो फंडोस्कोपी में हम क्या देखते हैं? लुक, कहाँ गया वो गोल सर्कल? क्या प्रॉपर नजर आ रहा है गोल सर्कल आपको? No, sir. नहीं। ऑप्टिक डिस्क आपको नजर आ रही है? ये ऑप्टिक डिस्क आपको नजर आ रही है? नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए थी, इट शुड बी लाइक दिस। Yes, sir. जी, क्लियर। बट दिस इज द ऑप्टिक डिस्क, जो आपको इसके बॉर्डर्स आपको फेड हो गए हैं, आपको कोई क्लियर कट नजर नहीं आ रहे। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क का एडीमा, दिस इज कॉल्ड पेपिलोडेमा। तो पेपिलोडेमा इज अ ऑप्टिक एडीमा जो हम जज करते हैं कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है। जी ब्रोस, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? हाई है। जब भी आपका आईसीपी रेज होगा, ब्रेन के स्कल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, आपको ऑप्टिक डिस्क का क्या हो जाएगा? डेवलप एडीमा। और ऑप्टिक डिस्क का एडीमा होगा तो ऑप्टिक डिस्क आपको दिखनी ऐसी चाहिए, लेकिन दिख नहीं रही। दिख कैसी रही है? दिख ऐसी रही है, कोई क्लियर कट बॉर्डर्स नहीं है। दिस इज ऑप्टिक डिस्क एडीमा। जी ब्रोस, क्लियर है? दिस इज पेपिलोडेमा। तो क्या इन लोगों को पेपिलोडेमा होगा? यस, हो सकता है, जरूरी नहीं। अच्छा, ये क्यों हमने पेपिलोडेमा चेक किया? क्योंकि जब मेनिंजाइटिस के पेशेंट को मेनिंजाइटिस हमने डायग्नोज करना है, उससे पहले हमने ये फंडोस्कोपी कर लेनी है। फंडोस्कोपी कर लेनी है क्योंकि हमने पेशेंट की कमर से पानी निकालना है। तो आपको आइडियली ब्रेन का प्रेशर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली एलपी करनी पड़ती है, लंबर पंक्चर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लंबर पंक्चर करने से पहले, जरूरी नहीं है लेकिन आइडियली हमें कर लेनी चाहिए फंडोस्कोपी पेपिलोडेमा चेक करने के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि आईसीपी रेज है। पेपिलोडेमा मिलने से मुराद क्या है? आईसीपी रेज है। अच्छा, अब मेनिंजाइटिस का पेशेंट आपके पास आया, आप अंदाजा ही लगाओगे ना कि यार मोस्ट कॉमन काज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बच्चा है तो लिस्टेरिया भी सोच लो, बूढ़ा है तो लिस्टेरिया भी सोच लो, HIV है तो क्रिप्टोकोकस सोच लो। सोच ही रहे हो, कंफर्म तो नहीं ना किसी का कि क्या है एग्जैक्ट, कौन सी वजह है? अपने आइडिया लगा रहे हो ना अभी तक। क्या आपको पता चल गया कि मेनिंजाइटिस किस वजह से हुआ? नहीं। नो सर। जब तक आप उस पेशेंट का सुई मार के पानी नहीं निकालोगे, CSF फ्लूइड नहीं ड्रेन करोगे, तब तक आपको क्या पता चलना है? पहले तो आप सिर्फ तुक्के मार रहे हो। अभी तक जो हम पढ़ लें ये तो तुक्के थे, ये हो सकता है। कंफर्म कैसे होगा कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? हम क्या करेंगे? हम पेशेंट का लंबर पंक्चर करेंगे। हम पेशेंट को लंबर पंक्चर करेंगे, सुई मार के पानी कटोगे, आसान था। ये देखो, हमने ये क्या करना है, यहां से सारा एरिया अच्छी तरह क्लीन करके पायोडीन से, और इतने सुई आती है ना, नीडल आती है, LP नीडल कहते हैं। तो LP नीडल हमने कहां से इंसर्ट करनी है? मोस्ट कॉमन पोजीशन जो आपकी LP नीडल आपने जो घुसानी है वो L4 L5 वर्टिब्रा, इसके दरमियान से आपने नीडल घुसानी है। तो नीडल की पोजीशन कौन से दो वर्टिब्रा के दरमियान से होनी चाहिए? LP जो लंबर पंक्चर करना है, नीडल कहां से घुसानी है? बिटवीन L4 L5। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो L5S1 होता है। L5S1 मोस्ट कॉमनली L4 L, ये LP करेंगे हम। नीडल यहां से हम घुसाएंगे। क्यों यहां पे, जहां से नीडल क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक नहीं आता, स्पाइनल कॉर्ड L2 तक होता है। इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड से नीचे नीचे सुई अंदर घुसाते हैं, ताकि अगर नीडल अंदर जाके अगर ऊपर करेंगे तो किस चीज का डैमेज होने का रिस्क होता है? अगर ऊपर से नीडल घुसाएंगे नीडल, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ज्यादातर LP कहां पे करते हैं? बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां पे एंड हो जाता है? L2 के लेवल पे, लंबर वर्टिब्रा 2 के लेवल पे। लंबर वर्टिब्रा 2 से नीचे आइडियल जो कंडीशन है, दैट इज L4 L5, स्पेस बिटवीन L4 L5, that space is the ideal space for LP, lumbar puncture.
अच्छा, लंबर पंक्चर में हम ये सुई किसके अंदर लेके गए? हमने वो पढ़ा नहीं था, सब रेकनॉइड स्पेस? जी ब्रो, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या था? सीएसएफ फ्लूइड था। Yes, sir. सीएसएफ फ्लूइड था। हम इस सीएसएफ फ्लूइड को निकालेंगे। जी सर। सीएसएफ फ्लूइड हमने ले लिया। बेसिकली अब हमने काज रूल आउट करने हैं, तो हमने सीएसएफ फ्लूइड ले लिया। तो जब हम लंबर पंक्चर करते हैं तो हमने लंबर पंक्चर करके सीएसएफ फ्लूइड क्या कर लिया? ड्रेन कर लिया। अच्छा, सीएसएफ फ्लूइड हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ये देख, ये लंबर पंक्चर कर रहे हैं। तो सर जब हमने सीएसएफ फ्लूइड निकाल लिया, जी जी करिए। सर ये लंबर पंचर तो अवॉइड नहीं करते जब आईसीपी ज्यादा होता है? लेकिन आपके पास डायग्नोस करने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, तो आपको करना पड़ता है। आईसीपी पैपिलोएडिमा इज नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब हम क्या करेंगे? हमने वो फ्लूइड निकाल लिया। अब वो फ्लूइड निकाल लिया, अब उस फ्लूइड के अंदर, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर हमने देखनी है 4 चीजें, मेन 4 चीजें। नंबर 1 लिखो, ग्लूकोज। नंबर 2 प्रोटीन। नंबर 3 सेल टाइप, कौन से सेल्स की टाइप है। नंबर 4 ओपनिंग प्रेशर भी लिख लो बेटा। अच्छा, अब बल्कि प्रेशर आएगा, ज्यादा चीजें लिखोगे मिक्स होगा। अच्छा, अब होगा क्या? एक और वाइट रेड ब्लड सेल्स भी देखेंगे इस सीएसएफ फ्लूइड में। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर बल्कि लिख लो ओपनिंग प्रेशर भी, हम ये प्रेशर भी चेक कर सकते हैं सीएसएफ फ्लूइड का ना। तो ओपनिंग प्रेशर, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। उस प्रोटीन, अपीयरेंस, कलर, ये चीजें हमने नोट करनी है। सर अब ऑस्मोलैरिटी मेरी भी बात, चेक करूंगा। नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हमने चेक करनी है। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो